बाजार जब बहुत तेजी दिखा दें, शेयर जब काफ़ी अच्छा खासा चढ़ जाएं, ऐसा लगने लगे कि कोई शेयर जो 1 साल पहले 100 रुपये का था अब वो 200 रुपये का हो गया है, तो सबसे मुश्किल काम जो हो जाता है वो ये हो जाता है कि शेयर चुने कैसे, वो सेक्टर्स कैसे चुने, वो थीम्स कैसे पहचाने जहां अच्छी वेल्थ क्रिएशन हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए आज हमारे साथ एक जाने माने एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हैं सुदीप बंदोपाध्याय, जो ग्रुप चेयरमैन हैं इंडिट्रेड कैपिटल के। सुदीप सर, बहुत स्वागत है आपका बीक्यू प्राइम हिंदी पर और बहुत शुक्रिया आपने समय दिया आज। धन्यवाद सर, पहला सवाल तो यही कि इस वक्त मार्केट में क्या करना है, खरीदना है या चुपचाप किनारे पे बैठना है, देखना है कि करेक्शन कब आता है, या फिर मुनाफा वसूली करनी है क्योंकि मार्केट इतने लेवल पे आ चुके हैं? जी, हम लोग ये मानते हैं कि मार्केट में अभी भी लॉन्ग टर्म निवेशक जो है उनके लिए बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करते हैं और पोर्टफोलियो बनाने का लंबी अवधि के लिए अच्छा मौका अभी भी है। बहुत सारे शेयर्स, बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे अभी भी वैल्यू बाइंग की संभावना अच्छा दिख रहा है, तो उसी पे ध्यान देना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया का जीडीपी कुछ भी एस्टिमेट आप ले ले 6 से 7% के बीच में ग्रो करेगा इस साल, इस फिस्कल में। और ये दुनिया की जो बड़े इकोनॉमीज हैं उनमें से सबसे ज्यादा रेट है। मैं बिल्कुल छोटे मोटे इकोनॉमीज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि एक साइजेबल इकोनॉमी है, उसके लिए ये बेहतरीन ग्रोथ है। बाकी जगह में या तो नेगेटिव या मार्जिनली पॉजिटिव ग्रोथ की बात हो रही है। चाइना में भी बहुत सारा दिक्कतें हैं और ग्रोथ स्लो डाउन सिग्निफिकेंटली हो गया है। तो निवेश के लिए अपॉर्चुनिटी इंडिया में ही है और इसी के कारण ग्लोबल निवेशक, ग्लोबल फंड्स इंडिया में पैसा ला रहे हैं। इंडियन निवेशक के पास भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस मौके का, जबकि इकोनॉमी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है और इकोनॉमी के साथ इक्विटी शेयर्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और करेगा भी। वैल्यूएशन थोड़ा रिच लग रहा है आज के दिन में बहुत सारे सेक्टर्स में, बहुत सारे स्टॉक्स में, पर अभी भी बहुत सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स हैं जहां पे री रेटिंग, जहां पे वैल्यूएशन पिकअप की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और थोड़ा जो इंतजार कर सकते हैं, थोड़ा लंबी अवधि का जो सोचते हैं, उनके लिए अभी भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। शॉर्ट टर्म में मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट नहीं दिख रहा है, पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म अच्छा है अभी भी इंडियन मार्केट्स के लिए। जी, शेयर्स और सेक्टर्स भी समझेंगे, लेकिन उसके पहले एक सवाल मैं जानना चाहता हूं अर्निंग सीजन पर। अर्निंग सीजन अब लगभग खत्म हो गया है। FY24 की पहली तिमाही के लगभग सारे नतीजे आ चुके हैं। ओवरऑल आपकी रीडिंग क्या रही सर? इस बार के तिमाही नतीजों से आप क्या क्यों ले रहे हैं, कैसे लगे आपको इस बार के तिमाही नतीजे? देखिए, 2-3 क्यों साफ निकल के आ रहा है। एक तो चाइना में जो दिक्कतें हैं उसका असर कुछ सेक्टर्स पे जबरदस्त दिख रहा है। पहला सेक्टर का मैं जिक्र करूंगा, केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल। बहुत ही खराब नतीजे आए हैं और एक कुछ साल पहले, 1-1.5 साल पहले ये सेक्टर डार्लिंग इन्वेस्टर्स का हुआ करता था और वहां पे बहुत बड़ा पिटाई हुआ है क्योंकि नतीजे खराब आए। चाइना से जबरदस्त कंपटीशन आ रहा है और डिमांड भी कम हो रहा है, तो इसके कारण ये सेक्टर सफर कर रहा है। दूसरा सेक्टर मैं जिसका जिक्र करूंगा वो है मेटल्स। यहाँ पे भी हम लोगों को लगता है कि आने वाले दिनों में दिक्कतें हैं और अभी भी दिक्कतें दिख रही है साफ। BFSI और FMCG की अगर बात करें, बाय एंड लार्ज जो एक्सपेक्टेशन था उसके आसपास नतीजे आए हैं और कुछ क्षेत्र में थोड़ा बेटर हुआ है, कुछ क्षेत्र में थोड़ा उससे खराब हुआ है, पर बाय एंड लार्ज एक्सपेक्टेशन मीट किया, यही मैं कहना चाहूंगा। सीमेंट और बाकी जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सेक्टर्स है, मॉनसून के टाइम में थोड़ा दबाव रहता है, तो थोड़ा दबाव देखने को मिला है, पर बाय एंड लार्ज जो एक्सपेक्टेशन है उसी के मुताबिक नतीजे आए हैं। जी, एक सेक्टर ऐसा है सर जो अगर कहें तो यूएस को भी बीट करता हुआ दिख रहा है। अमेरिका में बैंकिंग सेक्टर को लगातार डाउनग्रेड कर रही है ग्लोबल रेटिंग एजेंसियां। वहीं अगर इंडिया को देखें तो इंडिया के बैंकिंग सेक्टर पे उनका जो नजरिया है, जो उनका व्यू है, वो काफी पॉजिटिव है। वो अपग्रेड भी कर रहे हैं और साथ साथ कह रहे हैं कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम जो है वो काफी मजबूत है इस वक्त। ये इसकी बड़ी वजहें आप क्या देख रहे हैं जो इंडिया पर इतना बुलिश है ये रेटिंग एजेंसियां, इंडिया के बैंकिंग सेक्टर पर खासकर? देखिए, रेगुलेटरीली हमारे बैंक्स रेगुलेटेड है इस तरह से कि वहां पे बहुत टाइट कंट्रोल है RBI का, और इसी के कारण कुछ ऐसा हादसा देखने को नहीं मिला जो कि यूएस में देखने को मिला। हम लोग जानते हैं कि यूएस में कुछ जो मिड साइज बैंक्स कोलैप्स कर गए थे और रेगुलेटर्स को बेल आउट करना पड़ा था। ऐसा स्थिति इंडिया में नहीं आया था और इंडियन बैंकिंग सिस्टम का लिक्विडिटी, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ आज के दिन में जबरदस्त है
पिछले कुछ सालों में आपको याद होगा कि इंडियन रेगुलेटर बहुत टाइट किया है रेगुलेशंस, और जो एसेट क्वालिटी उसका इंप्रूवमेंट भी सिग्निफिकेंटली हुआ है, बैलेंस शीट क्लीन अप हुआ है, लिक्विडिटी नई लिक्विडिटी आई है, फ्रेश कैपिटल रेज किया है बहुत सारे बैंकों ने। इसके चलते आज के दिन में बैंक्स के बैलेंस शीट स्ट्रांग है और कुछ बहुत बड़ा दिक्कत बैंकिंग सेक्टर में नहीं है। इसी का नतीजा ये है कि रेटिंग एजेंसीज इंडियन बैंक्स को अपग्रेड कर रहे हैं, स्टेबल रेटिंग दे रहे हैं। हालांकि बाकी बहुत सारे कंट्रीज के, यूएस का भी जैसे आपने जिक्र किया, छोटे बैंक्स, मझोले बैंक्स, वहां पे रेटिंग डाउनग्रेड है। जी, अब हम जो कि ग्लोबल बात कर रहे हैं, रेटिंग एजेंसियों की बात कर रहे हैं, तो एक सवाल यहाँ बड़ा लाजिमी है कि जो विदेशी निवेशक हैं उनका भारत पर भरोसा लौटता हुआ दिख रहा है। जो काफ़ी बड़ी उन्होंने सेलिंग की थी, उसके बाद अब वो बाइंग पे आ गए हैं और वो खरीदारी कर रहे हैं। तो क्या ये जो ट्रेंड है ये मजबूत है? क्या ये भरोसा दिखा रहा है? ये ट्रेंड जो बाइंग का है वो कंटिन्यू चलता रहेगा? और उसकी वजह उनको क्या दिख रही है? क्या ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन या फिर बहुत कम ग्रोथ का होना, उसकी वजह से वो इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं, या वो इंडिया इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा बुलिश है, उसकी कुछ वजहें आपको दिख रही हैं? देखिए, तीन मुख्य कारण मैं बताना चाहूंगा। पहली बात तो है कि इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ अदर इकोनॉमीज के ग्रोथ के कंपैरिजन में बहुत बेहतर है, और इसके कारण इंडियन इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड सेक्टर्स में निवेश करना पॉजिटिव है। इसीलिए ग्लोबल निवेशक इंडिया में पैसा ला रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि यूएस में जो ब्याज दरें हैं वो एक लेवल तक बढ़ गए हैं, और ऐसा उम्मीद नहीं है कि बहुत ज्यादा इस लेवल से बढ़ेगा, क्योंकि यूएस इकोनॉमी स्ट्रांग है। जो हार्ड लैंडिंग की बात हो रही थी वो नहीं हुआ। यूएस फेड ने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया है जिससे साफ लग रहा है कि सॉफ्ट लैंडिंग इकोनॉमी का हो रहा है। इन्फ्लेशन रेट्स भी कंट्रोल में आ रहे हैं यूएस में, इकोनॉमी स्ट्रांग है, एम्प्लॉयमेंट अच्छा खासा है। तो ये सारा देख के लग रहा है कि ऐसा कोई इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं बढ़ेगा, और इसके कारण जो रिस्क ऑन मूड है, जो रिस्क लेना चाहते हैं निवेशक, वो मूड है, और इसके चलते इमर्जिंग मार्केट इंडिया जैसा वहां पे निवेश करने का सोच रहे हैं। तीसरी बात है, अगर कुछ दिन पहले तक आप देखेंगे तो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए जो फंड एलोकेट होता था उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा चाइना में जाता था। अनफॉर्चुनेटली कुछ चाइनीज मार्केट में और चाइनीज इकोनॉमी में और चाइनीज रेगुलेशंस ऐसे बने हैं, ऐसा हुआ है पिछले 1-1.5 साल में, जिससे कुछ हद तक निवेशक का भरोसा चाइना पे थोड़ा कम हो गया है, और कुछ निवेशक का तो भरोसा ही उठ गया है, और इस माहौल में वो चाइना से पैसा निकाल रहे हैं, और कुछ पार्ट ऑफ दैट मनी इंडिया में आ रहा है। तो ये तीन मुख्य कारण कहूंगा कि निवेशक का रिस्क ऑन मूड, इंडिया का जीडीपी का अच्छा ग्रो करना, और चाइना से पैसा मूव करके इंडिया में आना, ये तीन मुख्य कारण है विदेशी निवेशक का इंडिया में पैसा निवेश करने। सर, आपने चाइना का जिक्र किया तो एक परेशानी जो आज के अखबारों में भी काफ़ी इस पे चर्चा हुई है कि चाइना में डिफ्लेशन का एक ट्रेंड जो है वो देखने को मिल रहा है। जहां पूरी दुनिया इन्फ्लेशन से परेशान है, हमने भारत में भी देखा, अपने देश में भी देखा कि पिछले महीने के जो महंगाई के आंकड़े हैं वो थोड़े बढ़े हुए हैं। तो दूसरी तरफ चाइना में डिफ्लेशन, वहाँ जो है वो प्राइसेज जो है वो काफ़ी कम है। तो क्या ये परेशानी, जो चाइना की ये परेशानी है, वो सिरदर्द बन सकती है बाकी दुनिया के देशों के लिए, या ये बस एक टेम्पररी फेनोमेनन है जो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा? ये बिल्कुल सिरदर्द बनेगा। चाइना में इकोनॉमी अगर खराब हो जाता है, कोलैप्स के जैसा आ जाता है, या ग्रोथ बहुत कम हो जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए ये हानिकारक है। क्योंकि देखिए, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और बहुत सारे इकोनॉमीज ग्लोबली ऐसे हैं जो कि चाइनीज इकोनॉमी पे डिपेंड करते हैं कुछ हद तक, तो दिक्कतें तो आएंगी। अब पहली बात देखिए, मेटल्स की अगर बात करें, ग्लोबल मेटल्स का डिमांड का करीबन 50% चाइना से आता है, और अगर 50% डिमांड में प्रॉब्लम आ जाता है तो मेटल सेक्टर के लिए तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो हो जाएगा। अब ये कह सकते हैं कि इंडिया को फायदा होगा, इंडियन जो, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट करते हैं, और हम लोगों के यहाँ मेटल का इतना जो रिक्वायरमेंट है वो चाइना से बहुत ज्यादा आता है, तो शायद इंडिया को इनडायरेक्टली कुछ बेनिफिट होगा। पर अगर ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाता है, चाइना इकोनॉमी में प्रॉब्लम आने के कारण, तो उसका इफेक्ट इंडियन एक्सपोर्ट्स पे भी आएगा। हमारे जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज है वो कम हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि चाइनीज इकोनॉमी खराब हो जाने का मतलब इंडिया का बहुत बड़ा फायदा होगा। इंडिया में भी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, और ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में शायद इंडिया के प्रॉब्लम्स कम होंगे, इंडिया का फायदा ज्यादा होगा vis-a-vis मेनी अदर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड,
चाइनीज इकोनॉमी अगर खराब होता है। पर ये बात सही है कि चाइनीज इकोनॉमी खराब होना ग्लोबल इकोनॉमी के हित में नहीं है। जी सर, एक आखिरी सवाल जिसके बिना ये पूरी कन्वर्सेशन शायद पूरी ना हो, और दर्शकों के से हमने वादा भी किया था कि आखिर में हम ये पूछेंगे ज़रूर कि वेल्थ क्रिएशन कहाँ होगी। तो सर, छोटी मोटी अवधि के लिए नहीं, अगर 12 से 24 महीने की अवधि के साथ निवेशक इस वक्त निवेश करना चाहते हैं तो वो थीम जरा उनको समझा दीजिए जहाँ पे अच्छी वेल्थ क्रिएशन उनके लिए हो सकती है। मैं शेयर साहब से बिल्कुल नहीं पूछूंगा, सेक्टर्स और थीम के बारे में आपसे समझना चाहते हैं। देखिए, जो इंडियन इकोनॉमी जबरदस्त चल रहा है, हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि जीडीपी का ग्रोथ अच्छा होगा, और इस जीडीपी का ग्रोथ अच्छा होने का मतलब है डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगा, डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल गुड्स में स्पेंड होगा। और सरकार की तरफ से ये साफ है, बजट में भी, पिछला बजट में बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर का ऐलान किया गया है। हर रोज नए नए अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, रेलवे प्रोजेक्ट लेके, रोड प्रोजेक्ट्स लेके। तो कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर्स में जरूर निवेशक को ध्यान देना चाहिए। इन सेक्टर्स की जो दिग्गज कंपनीज है वहां पे अच्छा खासा वैल्यूएशन पिकअप हुआ है, पर इसके बावजूद हम लोग ये कहेंगे कि अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटी बाकी है, तगड़ा ऑर्डर बुक्स है, एग्जीक्यूशन अच्छा खासा हो रहा है। तो इस माहौल में कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़े हुए कंपनीज में निवेश करना सही होगा, 2-3 साल का नजरिया रख के। ध्यान सिर्फ इस बात पे दीजिए, इंडस्ट्री लीडर्स या इंडस्ट्री के टॉप 2-3 कंपनी में ही सीमित रहिए। छोटे कंपनीज जो है वहां पे शायद बैलेंस शीट में कुछ दिक्कतें हो सकती है, कुछ अदर चैलेंजेस आ सकते हैं। तो सही होगा कि इस माहौल में जो टॉप 3-5 कंपनीज हैं सेक्टर्स की, उसी में सीमित रहे। कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, ये सारे सेक्टर में ध्यान दे सकते हैं। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा, रूरल डिमांड को लेके बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स थे, पर इस क्वार्टर में जो नतीजे आए हैं, बहुत सारे कंपनीज ने आके कमेंट्री भी किया है, उससे ये साफ हो रहा है कि रूरल डिमांड वापस आ रहा है। बात यह भी है कि सामने इलेक्शन आ रहा है, और मॉनसून अगर ठीक ठाक हो जाता है तो रूरल इकोनॉमी में अच्छा खासा तेजी आने की संभावना है। अगर ये तेजी आ जाता है रूरल इकोनॉमी में, तो एफएमसीजी कंपनीज, पर्टिकुलरली जो रूरल फोकस्ड है, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो इन कंपनीज पे भी ध्यान रखना चाहिए, वही 1.5-2 साल का नजरिया से खरीदारी की जा सकती है। जी बिल्कुल। सो सेक्टर्स भी आपने सजेस्ट कर दिए, स्ट्रेटजी भी आपने बहुत क्लियर बता दी, ग्लोबल इंपैक्ट क्या हो सकते हैं वो सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से समझा दी। सर, आपसे बात करते हुए ऐसा लगता नहीं है कि अब इस कन्वर्सेशन को ख़त्म किया जाए, लेकिन समय की सीमाएं हैं, तो बहुत ज़्यादा समय आपका और नहीं लूँगा मैं। और बस इसके साथ मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आज आपने समय निकाला और बीक्यू प्राइम हिंदी से बात की और दर्शकों की पूरी जो है वो प्लानिंग करा दी आपने। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।